Hello students, today we'll discuss about class and how to make objects of that particular class, right? So in previous lecture we have thoroughly discussed the one type of mechanism of the classes, जिसमें हमने एक क्लास ली, उस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स को कुछ डेटा टाइप्स को जो है स्टोर करवाया चीज़ों को, और हमने प्रिंट करके देखा। बट क्या क्लास बनाने का यही एक तरीका है या एक से ज़्यादा तरह की क्लासेस बन सकती हैं एक फ़ाइल के अंदर, या क्या उसके टाइप्स हैं वो देखते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली ऑब्जेक्ट का पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो आज इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इनका, फिर आज ही इसका प्रोग्रामिंग पार्ट भी देखेंगे। तो क्लास की अगर बात करें तो ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो जो ह्यूमन उसके अंदर जो आपका पर्सन है वो आपकी क्लास हो गई। अब मेरे क्या बिहेवियर्स होंगे, मेरे क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मेरे हाथ पैर क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी आपके बिहेवियर का पार्ट हैं, जो उस क्लास में लिखी होगी कि ह्यूमन जो है वो किस तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। उसमें एक मैं हूँ, मेरे जैसे और भी हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी मेरे जैसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर क्लास की बात करें तो सबसे सिंपल हमने जो टाइप देखा था वो देखा था, आपने सिंपली एक क्लास लिखा और क्लास का नाम लिखा था हेलो, राइट। इस तरीके से आपने लिखा था, जो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। हमने यहाँ पब्लिक भी कर सकते हैं क्लास को अकॉर्डिंग टू कोड, ठीक है, ऐसे भी इसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको देख लें। ठीक है, तो मोर ओवरली क्लास का तो यही एक टाइप है लिखने का। अब अगर एक मैं टेक्स्ट फाइल की बात करूं तो उसमें एक से ज़्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लास है, क्लास hello1, इसी तरीके से ये पूरी एक फाइल है। तो इस फाइल के अंदर राइट, ये मान लीजिए क्लास यहाँ ख़त्म हो गई, एक और क्लास हम बना सकते हैं जिसका नाम रखेंगे क्लास hello2। ठीक है, इस तरीके से एक क्लास हो सकती है। अब ये एक फाइल है जिसके अंदर दो क्लासेस हैं, तो आपको समझना इतनी सी बात है कि इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं मेन फंक्शन लिखना होगा जो आपकी मेन क्लास होगी। तो उस केस में अगर मैं मेन फंक्शन यहाँ लिखूँगा, ये मेरा मेन फंक्शन अगर है, तो उस केस में आपका जो क्लास का नाम होगा वो इस फंक्शन के, मतलब ये जो क्लास है इससे पहचाना जाएगा hello2.java। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अगर मैं इस मेन फंक्शन को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूंगा तो अब ये फाइल किसके नाम से सेव होगी, hello1.java के नाम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी को समझनी चाहिए। एक तरीका ये है, कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे। अभी के लिए आप स्ट्रक्चर समझ जाइए। ये एक ही .java फाइल है, उसके अंदर दो क्लासेस इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, क्लासेस की बात कर ही लिए हमने। क्लासेस के अंदर क्या होगा, आपके वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, जैसे आप सी में पढ़ा, C++ में पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ भी है। इसके बाद में एक क्लास का और क्या टाइप हो सकता है कि ये आपकी फाइल है और एक क्लास है x नाम से ये, और ये यहाँ ख़त्म होती है। एक और क्लास आप स्टार्ट कर दें y नाम से, जो इस क्लास के अंदर ही रहती है। तो इस टाइप का जो सिस्टम है इसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास। ठीक है, इस तरीके से बन सकती है, कैसे बनेगी वो देख लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी के लिए हालांकि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है ये चीज़, लेकिन फिर भी एक आपको इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं देखने को मिले तो आप उसको गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। और इसका नाम होता है नेस्टेड क्लासेस, ठीक है। और एक सिंपलेस्ट वे होता है जब एक ही क्लास हो, ठीक है। तो क्लासेस का तो ये हमारे पास में ओवरव्यू मिल गया है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी क्लास का ही बनेगा। तो मान लीजिए कोई क्लास है बॉक्स नाम से, ये आपकी क्लास का नेम क्या है, बॉक्स क्लास का नेम है, और इसका भाई हमें अब ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि एक जो बॉक्स क्लास होती है उसकी एक कोई बॉक्स है, तो उसका क्या क्या हो सकता है,
या तो उसका लेंथ हो सकता है, ठीक है, या एक मैं बात कर तो उसकी विड्थ हो सकती है, ठीक है, और एक उसकी हाइट हो सकती है। फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स में ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर मैं बॉक्स को क्लास मान लूं, ठीक है, अगर हम मान लें कि ये क्लास है तो ये सारे क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। या आप इसको, अभी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसको किस तरीके से आप देखेंगे वो समझने की कोशिश करना। अभी बॉक्स की बात करें तो ये इसके वेरिएबल्स हो गए क्लास के, या आप कह लें इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं। अब ये बॉक्स जो है वो क्या क्या करता है, वो इसके फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, एलिमिनेशन करता है, कुछ और भी करता है, वो सारे इसके फंक्शंस हो जाएंगे जो इसके बिहेवियर को बताएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो सर फिर ऑब्जेक्ट का क्या काम है? अब ऑब्जेक्ट का काम ये है कि ऐसे बॉक्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका, मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, अगर मैं इसे लिखता हूँ बॉक्स B1, ठीक है, इसका मतलब कंपाइलर इसको कैसे पढ़ेगा कि एक B1 नाम से कोई ऑब्जेक्ट बनाया गया है जो किसको बिलोंग करता है, क्लास बॉक्स को बिलोंग करता है। मतलब क्या हुआ कि अब भाई ये जो B1 है इसके पास में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक तरीके से, मतलब जो बॉक्स के पास जो सारी चीज़ें हैं वो सारी B1 से एसोसिएटेड हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन का मतलब ये है कि ये अब उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो आप ऑब्जेक्ट से, आप इसमें चीज़ें असाइन कर सकते हो जो डायरेक्टली वहाँ असाइन हो जाएंगी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, रियल टाइम एंटिटी इसको बोला जाता है। और इसके पास में क्लास के सारी चीज़ों का बिहेवियर, उसके इंस्टेंस से सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको इसीलिए क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, ठीक है। और जो क्लास है इसको क्या बोलते हैं, ये होती है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा हर जगह। और इसीलिए इसका एक और फैसिनेटिंग नाम निकल के आता है, वो आता है ऑब्जेक्ट बनाने को क्या बोलते हैं, इंस्टेंशिएट करना, ठीक है। इंस्टेंशिएट करने का मतलब होता है आप इंस्टेंस बना रहे हैं क्लास का, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और कोई भी क्लास उसको मेमोरी तभी मिलती है एक तरीके से कहें जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको मेमोरी असाइन नहीं होती है। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा वैसे ही चीज़ें उसको मेमोरी असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, क्या हम जावा में इसी तरीके से बना सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये डिस्कशन का हमारा पॉइंट है, वो हम आगे चल के अभी देखते हैं, ठीक है। ये देखिए दो चीज़ें, ये अगर हम C++ की बात करें, अगर C++ की बात करते हैं तो आप इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। जब मैं वेरी फर्स्ट तरीके से जो ऊपर लिखा हुआ है, जब मैं इससे ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ये मेमोरी में कुछ किस तरीके से दिखता है, तो ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपने एक ये ब्लॉक बनाया, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर आपने क्या रखी हुई है, बॉक्स जो हमने बात की थी, बॉक्स के पास में क्या चीज़ें थी, लेंथ, हाइट, विड्थ, ठीक है, यही चीज़ें थी। तो अब इसके अंदर मान लीजिए तीनों चीज़ें इसके बॉक्स के पास हैं, लेंथ, हाइट और विड्थ, ये चीज़ें मान लेते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये लेंथ के लिए हो जाएगा, ये हाइट के लिए, मेमोरी की बात कर रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा विड्थ के लिए, इस तरीके से, ठीक है। और ये मेमोरी में इस तरीके से कुछ सेट होगा।
और जो B1 है वो B1 क्या होगा, इसका नाम होगा। तो इस तरीके से मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा जब आप इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये नॉर्मल तरीका था C++ में बनाने का। ये भी एक तरीका था C++ में बनाने का। इसको जब आप बनाते थे तो इसको बोलते थे डायनेमिक एलोकेशन। इसको बोलते हैं डायनेमिक एलोकेशन से आप चीजें बना रहे हैं। इसमें आप देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। आप न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के काम में आता है, और आप एक पॉइंटर यूज कर रहे हैं, या इसको रेफरेंस वेरिएबल कह लीजिए बॉक्स क्लास का, वो यूज कर रहे हैं जो पॉइंट कर रहा है इस बॉक्स क्लास को, ठीक है। और डायनेमिकली जो है मेमोरी असाइन हो रही है, चीजें असाइन हो रही हैं। और ये जो बॉक्स यूज किया है ये आपने एक तरीके से जीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसके साथ में ही कॉल कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। दोनों ही तरीके C++ में वैलिड थे। इसको मेमोरी किस तरीके से देखेगी ये समझना। इसको मेमोरी सेम ऊपर की तरह देखेगी, थोड़े से चेंज के साथ। ये इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। यहां पर आपका वही अगेन तीनों डायमेंशंस बॉक्स की, वो तीनों डायमेंशंस यहाँ आ गई। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, इसका कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। तो जो P है वो P क्या बनेगा, यहाँ से एक अलग से रेफरेंस पॉइंटर बनेगा, ठीक है। और ये किसको रेफर करेगा, इसको रेफर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेमोरी का अलोकेशन जो है, और इसी से फिर चीज़ें एक्सेस होगी, क्योंकि ये पॉइंटर है, P क्या है, पॉइंटर है, और इससे फिर चीज़ें आपकी जो है वो चलेंगी, डायरेक्टली नहीं चलेंगी। और इसका कोई नाम जो है, इस बॉक्स का नाम कुछ भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इस P से आप इनको एक्सेस करते हो, तो ये चीज़ें आपके पास में निकल के आती हैं, ठीक है। तो ये तो आपने C++ में पढ़ा। अब अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा में ऊपर वाला जो कंसेप्ट है ये काम नहीं करता है। तो कौन सा काम करता है, यही एक तरीका है जो जावा में काम में आता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बॉक्स लिखेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, PQX कुछ भी आ सकता है। मैंने इसका नाम मान लीजिए स्मॉल बॉक्स रखा है, और वही आपने इसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की और वही कंस्ट्रक्टर कॉल किया बॉक्स क्लास का, जो कि जीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अगेन अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा पिछली जो डायग्राम है उससे, देखिए यहां पर इसका कोई नाम नहीं था। अब इस केस के अंदर क्या होगा, आपने जब इस तरीके से काम किया है तो आपका जो वो ये स्मॉल बॉक्स है ये नाम हो जाएगा। यहां आपको एक्सप्लिसिटली पॉइंटर नहीं दिया है हमने, ध्यान से आप देखेंगे तो जब जावा की आप बात करेंगे तो जावा के केस में आपको यहां पॉइंटर देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बॉक्स है उसी नाम से वो जाना जाएगा और आपको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है। आप बॉक्स लीजिए, आपने लेंथ लिया, ये तीनों चीजें ली, और आपको मेमोरी एलोकेट जो है वो हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मेमोरी में ये चीज जो है वो निकल के आती है और आपका काम इसके बाद में होता है। तो इस तरीके से आपके क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख ही लेते हैं। तो हमने क्लासेस की और ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, तो हम दोनों चीज़ साथ लेके चलते हैं। तो मान लीजिए हम एक क्लास बनाना स्टार्ट करते हैं जो किसी डॉग की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वो क्लास है, किसी डॉग की इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाती है। और इसमें हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे कि एक क्लास है और जो मेन फंक्शन है वो भी उसी क्लास में हम रखेंगे, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो भी हम उसी पर्टिकुलर डॉग इन्फो नाम की क्लास के अंदर बनाएंगे। तो ये सिंपलेस्ट वे है क्लास और ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने का, ये हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार दोबारा आपके सामने वही प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आप नोटपैड खोलेंगे और इसको सेव एज करेंगे, सेव करेंगे इसको। मेरे यहाँ फ़ोल्डर यही है तो इसमें कर लेते हैं। क्लास का नाम रखते हैं डॉग इन्फो,
ठीक है, मान लीजिए इस नाम से एक क्लास है, डॉट जावा से इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं जावा फाइल ही बनी है, तो बिल्कुल जावा फाइल बनी है, डॉग इन्फो नाम से फाइल है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, डॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ लेनी है, लाइक ब्रीड हो गया, साइज़ हो गया, इन प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए और फिर एक ऑब्जेक्ट बना करके उसके थ्रू चीज़ें असाइन करनी है और फिर उनको प्रिंट भी करवाना है। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लास चाहिए होगी। तो एज वी ऑल नो, सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास, और क्लास का नेम जो होगा वो फाइल के नेम के सेम होगा अभी के लिए। सो दिस इज़ डॉग इन्फो, और अब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद में वही जो कहानी है हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो भी लिख लेते हैं। एक दो बार आपको लिख के दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर आप खुद से इसको ट्राई करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मेन फंक्शन भी लिख दिया। तो कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले आप स्टार्ट करें, सिर्फ जावा की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएं, फिर जो जो चीज़ें आपको यूज़ आ रही हैं वो चीज़ें आप लिखते हुए जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास लेनी है। ये प्रॉब्लम आपको गिवन है, इसको आप हज़ारों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर यहाँ की बात करें तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए सबसे पहले आपके पास में एक डॉग के रिगार्डिंग हम दो ही चीज़ लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक तो ब्रीड हो गई, एक उसका साइज़ मान लीजिए, तो ब्रीड और साइज़ हम दो चीज़ लेके चलते हैं और प्रोग्रामिंग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ब्रीड और साइज़ होगा, ये आपका कुछ भी टाइप हो सकता है, लाइक ये आपका स्ट्रिंग हो सकता है, ये आपका कुछ भी हो सकता है। हालांकि स्ट्रिंग हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी के केस में हम लेकर के चलते हैं, इसकी एज भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने अब जो क्लास बनाई है उसके अंदर वेरिएबल्स लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया स्ट्रिंग और सबसे पहले हमने लिया ब्रीड। ठीक है, अभी हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं, अभी हम चीज़ों को हार्ड कोड कर रहे हैं। तो दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, हार्ड कोड एंड सॉफ्ट प्रोग्रामिंग। तो जो आपकी हार्ड कोड है उसके अंदर आप क्या करते हैं, वैल्यूज़ को फिक्स कर देते हैं, और जो दूसरे टाइप का प्रोग्रामिंग है उसके अंदर आप क्या करते हैं, यूज़र्स जो है वैल्यू जो है वो यूज़र से लेते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो मान लीजिए आपने ब्रीड ले लिया, एक आपने साइज़ ले लिया। ठीक है, उसके बाद में आप मान लीजिए एज ले लेते हैं, देन ईयर, टिकिंग। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब ये तीनों चीज़ें हैं, ये क्या कहलाएंगी, ये आपके, अगर आपने अभी ये क्लास के मेंबर हैं। ठीक है, अगर आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का और इसी क्लास में बनाया या कहीं भी बनाया, तो वो इस क्लास के लिए और इस ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल होंगी, क्योंकि हमने बताया इंस्टेंशिएट करना मतलब ऑब्जेक्ट बनाना। और जब आप ये वेरिएबल्स लिख रहे हैं और ये किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएट हैं, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हो गए। इस पर्टिकुलर क्लास के लिए ये मेंबर वेरिएबल्स हो गए। इस पर्टिकुलर क्लास में अगर आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो वो आपका मेंबर फंक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ फंक्शन लिखा, कोई पब्लिक कर देते हैं फंक्शन को ताकि ये बाहर से एक्सेसिबल हो सके। इसको बाकी हम जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे उससे पहले एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो ये आपका एक फंक्शन हो गया जिसमें आपको कुछ लिखना है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इन्फो ले रहे हैं डॉग की। तो फंक्शन का नेम क्या है, गेट इन्फो, और जो इसमें रिटर्न टाइप पास हो रहा है वो आपका स्ट्रिंग हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ये आपने एक फंक्शन बना लिया। अब आप इसको किससे कॉल करने वाले हैं, किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करने वाले हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता प्रोग्रामिंग कि आप टॉप टू बॉटम ही प्रोग्रामिंग करें। आपको प्रोग्रामिंग जिस हिसाब से कर सकते हैं, जहां आपका दिमाग काम करता है उस हिसाब से आप काम कीजिए। जैसे आपने एक फंक्शन ले लिया, अब आपको पता है कि इस फंक्शन के अंदर भाई मुझे क्या क्या काम करवाना है, मुझे वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो अब मुझे रिटर्न करवाना है, मैंने स्ट्रिंग लिख लिया,
तो मैं सीधा रिटर्न भी करवा सकता हूँ बिना कुछ प्रॉब्लम के, और उसको सीधा प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का थोड़ा सा बाईपास वाला रूप आप जो है इस फंक्शन में मैं यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले यूज़ भी किया हो और कुछ ने नहीं भी किया हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने लिखा हमारी ब्रीड क्या है, तो हमने लिखा ब्रीड इज़, ठीक है। अब ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके बाद आप प्लस का यूज़ करेंगे और फिर जो आपका वेरिएबल का नेम है वो आप प्रिंट करेंगे, अगेन आप प्लस का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि आपके ब्रीड की तो ये वैल्यू प्रिंट होगी जो आप डालेंगे बाद में, जो सेट करवाएंगे आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, और ये आपका एज इट इज़ प्रिंट होगा ब्रीड इज़, ठीक है। तो यही पैटर्न आप बाकी सब में भी यूज़ करेंगे जब आगे लिखेंगे। जैसे प्लस के बाद में आप क्या लगाएंगे, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, और या ब्रीड इज़ के बाद में आप इस तरीके से कॉलन लगा दिए ताकि हमको पता चल जाए, ठीक है। अब इसके बाद में आपका क्या आ गया, मान लीजिए साइज़ आ गया, तो हमने लिखा साइज़ इज़, और इस तरीके से अगेन प्लस का साइन आएंगे दो, और बीच में वैल्यू डालेंगे हम जो हमको प्रिंट करवानी है, और हमारे वेरिएबल का नेम है साइज़। तो ये हमारा साइज़ ऐसा का ऐसा आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद में मान लीजिए आपको एज प्रिंट करवानी है, तो आप फिर अगेन उसी चीज़ पे चलेंगे, ठीक है। एज इज़, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद आपका ये लास्ट ही है एज, तो उस केस में आपको कुछ भी लास्ट में करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक ब्रैकेट लगा करके इस चीज़ को छोड़ दीजिए और लास्ट में आप प्लस करके बस एज लिख दीजिए ताकि आपकी एज प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है, ये एक आपको थोड़ा सा नया तरीका बताया है कि आप डायरेक्ट किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न में भी वैल्यूज़ को सीधा प्रिंट करवा सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन होगा जो हमको कॉल करना होगा जब आपका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए अब हम सेमी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर इस काम को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले डॉग इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले डॉग इन्फो लिखा, जैसा कि आपको मैंने पहले लिखना बताया है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, कोई भी इसका ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने इसको लिखा डॉग 1, सॉरी ये हमने लिखा डॉग 1, तो ये आपके ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। अब इसको डायनेमिकली ही जावा अलाउ करता है, ये लिखा, और फिर इसका कंस्ट्रक्टर हमने ज़ीरो पैरामीटराइज यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया है जिसका नाम क्या है, डॉग 1 इस ऑब्जेक्ट का नाम है। अब इससे कंसर्न हमें चीज़ें जो हैं वो पास करनी है, राइट। जो आपका पहला डॉग है उसके कंसर्न हमको चीज़ें पास करनी है, जैसे डॉग 1 डॉट, अब आपके पास में क्या चीज़ है, एक तो ब्रीड है, एक साइज़ है, एक एज है, तो ये तीनों चीज़ें आप पास कर सकते हैं। अब आपको पता है जो ब्रीड है वो आपका स्ट्रिंग टाइप है, तो आप क्या पास करेंगे, इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक तरीके से सीधा लिटरल पास करने वाला तरीका है। स्ट्रिंग हम बहुत थॉरोली डिस्कस करेंगे, अभी के लिए एक स्ट्रिंग पास करने का ये तरीका है जिसमें हमने सीधा लिख दिया लैब्रा, ठीक है। ये इसकी ब्रीड का नाम हमने डायरेक्टली डाल दिया है। अब इसका कंट्रोल फ्लो किस तरीके से काम करता है वो भी हम देख लेंगे। और ये ही डॉग 1 जो है इसका साइज़ हम डाल दें कुछ भी। अब हमको पता है साइज़ के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, स्ट्रिंग टाइप लिया हुआ है ऊपर, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लिटरल से पास करके स्ट्रिंग बनाएंगे। और मान लीजिए इसका साइज़ है बिग, राइट। तो इस तरीके से ये आपका दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब इसके बाद में आप ये समझिए कि इसमें एज है जो कि आपका इंटीजर है, तो ये बहुत ध्यान रखना है इस पर काम करते वक्त कि आपने लिखा डॉग 1 डॉट एज, तो आप इसमें मेक श्योर एज तो आपको पता चली जाती है कि भाई ये इंटीजर में होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता चलती। जैसे डॉग साइज़ है, अब साइज़ हो सकता है किसी ने 3 फीट्स या कुछ इंटीजर लिया हो तो आपने 3 लिख दिया फीट में, तो ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर कि आपने किस तरह के इंस्टेंस वेरिएबल्स लिए हैं। तो ये तीनों
आपने सेट करवा दिए। अब हमारा मोटिव क्या है कि इसको प्रिंट करवाना है, और ये dog1 से हमने एसोसिएट कर दिया, और ये dog1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, और किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, डॉग इन्फो नाम की एक क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए आप इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपके पास में एक फंक्शन है। अब ये चीज़ें तो आ गई और सेट भी हो गई हैं, कहाँ पर सेट होंगी, यहाँ जाके सेट हो जाएंगी, लेकिन हमें तो ये प्रिंट करवानी है। उसके लिए आपने गेट इन्फो नाम से एक फंक्शन बना रखा है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं आपके हिसाब से, ये पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। इस तरह का आप कुछ नाम इसमें रखेंगे। तो अब इसको आपको कॉल भी करना होगा, तो हम चाहें तो इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं, फिर प्रिंट करवा सकते हैं, बट हम इसको एसओपी में यूज़ करेंगे। हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखिए, एसओपी का मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो कई बार हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ना बोल करके एसओपी यूज़ करेंगे। काफ़ी पॉपुलर जो है चीज़ है ये, काफ़ी प्रोग्रामर्स इसको इसी तरीके से बोलते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, ये हमने लिया, और इसके अंदर हम अब इसको कॉल कर लेंगे सिंपली डॉग इन्फो। जो आपका डॉग का नाम क्या है, dog1, तो ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, dog1 डॉट, और अब इस dog1 जो आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिया है, इससे हमको क्या कॉल करना है, गेट इन्फो कॉल करना है। ठीक है, ज़्यादा लंबे फंक्शंस होते हैं तो आप इसको सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार अपर केस लोअर केस का और कई बार कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो फॉर सेफ साइड आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी इसको कर सकते हैं, ताकि इन चीज़ों को आपको बार में डिबग ना करना पड़े। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से आपने कॉल कर दिया है, और ये आपको इन्फो ला करके देना चाहिए। ठीक है, चलिए बस का फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब हमारे हिसाब से काम हो गया है सारा। अब देखिए ये किस तरीके से काम करेगा। कंपाइलर क्या सबसे पहले क्लास के पास जाएगा? बिल्कुल नहीं, कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन के पास जाता है। तो कंपाइलर, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ तो यहीं से पढ़ाई स्टार्ट करेगा, कंपाइलर इसको टच भी नहीं करेगा अभी। क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि कंपाइलर को अभी इससे काम नहीं है। मान लीजिए ऐसी और 20 क्लासेस होती, इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन तो है नहीं, ठीक है, सॉरी, इसमें तो इसी क्लास में मेन फंक्शन है, बट ये सबसे पहले इस क्लास के मेन फंक्शन के पास जाएगा। ठीक है, अभी वो वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा था इससे पहले, वो हम नेक्स्ट अभी इसके बाद देखेंगे, बट अभी के केस में हम क्या देख रहे हैं, इसी क्लास में है, तो अगर ये इसी क्लास के अंदर मेन फंक्शन है तो ये सबसे पहले मेन फंक्शन के पास जाएगा, फिर इस मेन फंक्शन के पास देखेगा कि आपने एक वेरिएबल बनाया है, भाई ये किस टाइप का है, तो अब इस वेरिएबल में इसको बोल रहा हूँ, हालांकि इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो ये dog1 ऑब्जेक्ट है, ये किसका है, तो ये देखेगा डॉग इन्फो का है। बिल्कुल ये वैलिडेट करेगा क्या डॉग इन्फो नाम से कोई क्लास आपके पास है, बिल्कुल है। अब उसके बाद में ये बोलेगा कि डॉग इन्फो के पास में अपने आप ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आ गई, और ये फंक्शन है ये भी ऑब्जेक्ट के पास ही है, बस इनसे काम हमें करवाना है। तो हमने dog1 डॉट ब्रीड डॉट ऑपरेटर से आप इसको हमेशा एक्सेस करेंगे चीज़ों को। dog1 डॉट साइज dog1 डॉट एज से आपने असाइनमेंट करवाए हैं, और उसके बाद में आप प्रिंट करवा रहे हैं डॉग डॉट गेट इन्फो, और ये फंक्शन जैसे ही कॉल हो रहा है ये यहाँ पर जा रहा है, और ब्रीड की, साइज़ की और एज की जो वैल्यू हमने नीचे से ऊपर भेजी थी ये वाली, इनको ये प्रिंट करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक मिस्टेक है, हमने डॉग इन्फो dog1 इज इक्वल्स टू न्यू डॉग लिखा है, जबकि हमारी क्लास का नाम क्या था, डॉग इन्फो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ये चीज़ें, ये हमारा dog1 था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस रखना है कि जब आप क्लासेस बना रहे हैं चीज़ों को लेकर के, तो ये छोटी मोटी चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। चलिए अब एक बार हम इसको कंपाइल और रन करते हैं, कुछ एरर्स आती हैं कि नहीं आती हैं वो चीज़ें हम अभी फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, क्योंकि हमें कंपाइल करना है, कोई एरर के लिए फाइंड आउट करना है कि भाई कोई प्रॉब्लम में हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसको सॉल्व करना है। जावा सी देन फाइल का नेम, बार बार इसलिए बोल रहे हैं इन चीज़ों को ताकि आपको ये कमांड्स बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि फिर सोचना ही नहीं पड़े। कंपाइल करना है जावा सी डॉट जावा, ठीक है, एक ही बार में हो गया है रन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपाइल हो गया है। अब रन देखते हैं, ठीक है, ब्रीड, अच्छा हमने कुछ एक चीज़, ब्रीड इज़ लेब्रा, साइज इज़ बिग, एज इज़ 9,
तो थोड़ा स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो गया है, वो स्पेसिंग आप ठीक कर लेना, यहाँ ब्रीड होना है, ठीक है। वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जैसा लिखेंगे वो ऐसे ही प्रिंट होगा, तो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्रीड इज़ लेब्रा, साइज इज़ बिग, एज इज़ 9। तो इस तरीके से आपने ये सिंपल एक प्रोग्राम मैंने आपको करके दिखाया है, जिसके अंदर कंट्रोल फ्लो अगर आप समझ गए तो इसके बाद आप कोई प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। आपको सिंपली सबसे पहले आपका कंपाइलर कैसे सोचता है ऐसे सोचना पड़ेगा। तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन के पास आएगा, और मेन फंक्शन के पास कैसे पहुंचेगा, पहले वो देखेगा कि इस फाइल का नाम किस क्लास से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये देखेगा कि आपके यहाँ क्या ये ऐसी क्लास एग्जिस्ट करती है, फिर इसने कहा बिल्कुल करती है, तब ये नीचे आकर के सीधा मेन फंक्शन पे आएगा और यहाँ से ये एक्सेस चालू करेगा, और उसके बाद में चीज़ें असाइन करता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। तो बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट वे में है, आप सब इसको करके देखिए। और इसके बाद जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो एग्जाम्पल हम लेंगे 2 क्लासेस का, और जो मेन फंक्शन है सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो हम दूसरी क्लास से बना करके फिर कॉल करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यही सेम आपका एग्ज़ाम्पल हुआ, इस एग्ज़ाम्पल के अंदर ही आपने आउटपुट देख लिया, सारा काम हो गया, लेकिन अगर इसको अलग क्लास से करना होता तब आप इसको कैसे करेंगे वो थोड़ा सा आपको देखना होगा, ठीक है। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब इसके बाद हम इसको करना चालू करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास के अंदर तो ले लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, और दूसरी क्लास के अंदर इस फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके चीज़ों को एक्सेस करके देखते हैं कि हम ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ तक जो रिटर्न है यहाँ तक हमने इसको एक अलग क्लास में ले लिया, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाया, बन गई ये अलग क्लास अपने आप में। इसके अंदर अब कोई मेन फंक्शन नहीं है, इसके ब्रैकेट सारे कंप्लीट हैं, ये अलग से क्लास हो गई। अब यहाँ हम दूसरी क्लास बना देते हैं, ठीक है। और ये वाली क्लास ध्यान रखना आपको पब्लिक नहीं करनी है अब, क्योंकि इसके अंदर मेन फंक्शन नहीं है। आप यहाँ एक क्लास बनाएंगे पब्लिक, देन आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे फाइनल रख लीजिए, फाइनल आप क्लास का नाम रख सकते हैं, या जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट वो आप रख सकते हैं क्लास का नाम, ठीक है। और ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, तो आई थिंक इसके भी ब्रैकेट सारे पूरे हो गए हैं और आपकी क्लास सही से रन कर जाएगी। तो आपको ब्रैकेट से चेक करना है, 1 2 ओपन 1 2 क्लोज, यहाँ पर भी 1 और 2 ओपन है और लास्ट में 1 और 2 क्लोज हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए 2 अलग अलग क्लासेस हो गई, प्रोग्राम में क्या डिफरेंस आया, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये क्लास के आगे हमने पब्लिक लगाया है, इसका नाम चेंज किया है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप ये देखेंगे कि आपकी क्लास का नेम तो डॉग इन्फो है, और अब आपका जो मेन फंक्शन है वो फाइनल क्लास के अंदर है, तो क्या किया जाए। तो इस केस में आपको आपके जो डॉग इन्फो है इस फाइल का नाम चेंज करना होगा, या फॉर सेफर साइड, क्योंकि आपको पहले से पता है कि भाई हमको 2 क्लासेस लेकर के काम करना है, तो ऑब्वियस बात है आप फाइल का नेम उसी के नाम से सेव करेंगे जिस फाइल के अंदर मेन फंक्शन होगा। ऑब्वियस बात है, हमने तो ये दोनों प्रोग्राम्स अलग अलग किए हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम इसको नाम चेंज करके और कुछ और कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम हम फाइनल रख दें, ठीक है, फाइनल इन्फो इस तरीके से रख दें, ठीक है, और इसका नाम हम रख दें एग्जीक्यूट, या इसका नाम रख दें डॉग इन्फो। आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोग्रामिंग, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपकी पब्लिक क्लास का नेम और आपकी फ़ाइल का नेम सेम हो गया, ठीक है। आप चाहे तो एक अलग से फाइल बना सकते हैं, उसके अंदर आप इसी प्रोग्रामिंग हैबिट से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा दूसरी फाइल बनाने से बच रहा था ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो अब मान लीजिए डॉग इन्फो आपने लिख दिया है, अब इसमें असाइनमेंट इसी तरीके से होंगे। अब आपका ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, फाइनल इन्फो का, ना कि डॉग इन्फो का। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो अब फाइनल इन्फो का बनेगा, ताकि उसको कॉल करके आप चीज़ें बना सकें, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट का नाम हमने चेंज किया फाइनल इन्फो, ठीक है। नाम चाहे आप डॉग वन ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम दूसरा नहीं बना रहे हैं अभी इसका ऑब्जेक्ट। और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, फाइनल इन्फो, सॉरी
फाइनल इन्फो आपके, अब जो dog1 है वो किसको रेफ़र कर रहा है, अब ये dog1 ऊपर वाली क्लास को रेफ़र कर रहा है जिसका नाम है फाइनल इन्फो, जो हमारी चीज़ों को रखती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम ही रहने वाली हैं। यहाँ आपका dog1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर वाली क्लास का ही चीज़ें जो हैं वो यूज़ करी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो ये आपकी दो क्लासेस हैं अलग अलग, जो कि काम कर रही हैं डेटा मेंबर्स पर, और अब आप दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में बना करके यूज़ कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली क्या बात है, दो अलग अलग क्लासेस हैं, आपको पब्लिक उसी क्लास को करना है जिस क्लास के अंदर आपको मेन चाहिए, मेन फंक्शन चाहिए, अदरवाइज़ आप उसको पब्लिक बिल्कुल नहीं करेंगे। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको रन करवाने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक एरर आई है, वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम बता रहा है, पढ़िए एक बार। कैन नॉट फाइंड सिंबल फाइनल, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम, फाइनल इन्फो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको भी आएंगी और आनी ही चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आ गया, ब्रीड इज लेब्रा, साइज इज बिग, एज इज 9। आउटपुट भले ही दोनों प्रोग्राम्स का सेम है आपके केस में, लेकिन फिर भी आप ये समझिए आउटपुट सेम रहने के बाद भी आपने दोनों चीज़ें अलग अलग कर ली हैं। अब आप ये बात माने कि सर इसके अंदर ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है प्रोग्रामिंग का, तो आप ये बात समझिए कि प्रोग्रामिंग का मेथड अच्छा बुरा, इस क्वेश्चन का आंसर डिप्लोमेटिक हो सकता है हमेशा। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। मोर ओवर वैसे जो सेकंड वाला मेथड है इसको ज़्यादा अच्छा बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिल जाती है कि आपकी जो क्लास फाइनल इन्फो है, ऐसी और भी क्लासेस आप बना सकते हैं, और इस क्लास का नाम डॉग इन्फो की बजाय आप मान लीजिए एनिमल रख दें, और ऊपर फिर ये सारी क्लासेस में एनिमल्स में डॉग, आपके कैट्स और भी काउ, बहुत सारे तरह के जो जितने भी पेट्स आते हैं या कोई भी एनिमल आता है उसके रिगार्डिंग आप क्लासेस लिखते जाएंगे, और जिस भी पर्टिकुलर एनिमल से आपको कुछ काम है या उसकी कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है, उसी का सिर्फ आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाकी आपका काम हो जाएगा। तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग हैबिट है, मानी जाती है। हालांकि मैं फिर यही कहूँगा कि फर्स्ट वाला मेथड कोई ख़राब मेथड नहीं है, स्पीड वाइज भी आप ठीक कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वहीं की वहीं हो रही है, आपको दो क्लासेस के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं करनी पड़ रही है। जबकि इस केस में क्या होगा, आपका कंपाइलर सबसे पहले किसके पास जाएगा, वो क्लास जिसके पास मेन है, और डॉग इन्फो के पास जाएगा। डॉग इन्फो नीचे वाली क्लास हो गई है अब, और इसका फिर ये देखेगा कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन सी क्लास का बन रहा है, फाइनल इन्फो का। फाइनल इन्फो ये वाली क्लास है, तो ये स्विच जो आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है वो अब आपका कंपाइलर ने कंट्रोल ऊपर शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ जाकर के इसने ये तीनों चीज़ें चेक की हैं। और चेक करने के बाद में क्या हुआ है, इसको जैसे ये चीज़ इसने चेक की और इसके अंदर इसने फिर नीचे देखा कि हाँ भाई ये प्रॉपर है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस नाम से क्लास भी एग्जिस्ट करती है। फिर आपने कुछ चीज़ें सेट करवाई हैं, और ये चीज़ें कहाँ सेट हो गई है, यहाँ सेट हो गई हैं। और सेट होने के बाद में फिर आपने ये कंट्रोल नीचे आया है, फिर इसने कॉल किया है dog1.getInfo, ये वापस गया, इसने यहाँ जाकर के रिटर्न किया और चीज़ हमको प्रिंट होकर के मिल गई है। फिर कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के पास आया और ये यहाँ से फिर एग्जिट हो गया है। तो ये आपको समझने वाली बात है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। ये क्लास अब मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगर कोई एग्जाम्पल बचता है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे मेरे हिसाब से क्लासेस ऑब्जेक्ट्स इन्हीं तरीके से बन सकते हैं। क्लास के अंदर क्लास जो होती है वो नेस्टेड क्लास की हमने बात की थी, वो अभी जब टॉपिक उसका रिगार्डिंग आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तब हम बताएंगे आपको कि नेस्टेड क्लास कैसे और किस तरीके से काम करती हैं। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आपको जैसे मान लीजिए आपने ये वैल्यूज़ यहाँ सेट करवाई हैं, यहाँ पर आपने वैल्यूज़ डाली हैं, कल इसको और दूसरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम वैल्यूज़ को हार्ड कोड भी करेंगे और यूज़र से भी कल इनपुट लेना हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है, बाकी हम सब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
you.